हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उन सभी वीडियोज़ को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर बच्चों आपने पिछले दोनों चैप्टर्स की किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो दोनों चैप्टर की सभी वीडियोज़ का सॉल्यूशन सहित जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या आप लोग जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो चैप्टर हमने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत शांति के साथ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ बच्चों सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो लोग रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी मैट्रिसेस, जिसे हम मैट्रिक्स से नाम से जानते हैं, उसको बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम उसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज मैं आव्यूह का पूरा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूँ, यानी पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा आव्यूह क्या होता है, डेफिनेशंस और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे उन्हें करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उन चीज़ों को आज हम इस बेसिक में समझेंगे। तो आपने अगर आज का वीडियो पूरा अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू से क्लास तक पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों देखिए, आज हम बात करेंगे आव्यूह के बारे में। अभी आव्यूह होता क्या है सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हर कुछ क्लियर होगा, बस पूरा फोकस कीजिएगा बच्चों बोर्ड पर। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें आव्यूह, तो बच्चों आव्यूह का सबसे पहले बात करेंगे चिन्ह के बारे में। आव्यूह का सिंबल, आव्यूह का प्रतीक कैसा होता है। ठीक है, तो आव्यूह का चिन्ह यानी सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये ठीक है, ये प्रतीक होता है। बस ध्यान रखिएगा ये कोने मुड़े हुए होते हैं आव्यूह में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आव्यूह का प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी आव्यूह की, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है आव्यूह की। ठीक है, तो आइए उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो आव्यूह की परिभाषा की अगर हम बात करें तो आव्यूह होता क्या है। देखिए बच्चों, एक ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों को व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम उसी गणितीय ढांचे को हम जो है क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, ऐसा गणितीय ढांचा यानी ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर पंक्ति तथा स्तंभों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ऐसे गणितीय ढांचे को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्लियर, यानी एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो पंक्ति यानी रो और जो स्तंभ है यानी कॉलम, पंक्ति और स्तंभ व्यवस्थित हों, अरेंज हों, ऐसे गणितीय ढांचे को हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखिए आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा आव्यूह के अंदर क्या होती हैं, पंक्ति और स्तंभ। अब ये पंक्ति और स्तंभ किससे मिलकर बनी होती हैं, तो पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं वो अवयवों से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ किस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए
जैसे ये तो प्रतीक हो गया, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप चाहो तो ए बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बराबर भी लिख सकते हैं, बी बराबर भी लिख सकते हैं, सी बराबर भी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि आव्यूह के अंदर जो पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं, यानी पंक्ति मतलब रो, स्तंभ मतलब कॉलम, जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो देखिए इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि माना ये एक आव्यूह है, इसको ए बराबर हमने लिख लिया, ये एक आव्यूह है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ पंक्ति और स्तंभ कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए ये तो आव्यूह का प्रतीक हो गया, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये आव्यूह है। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ लिखा होगा, 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 एक एलिमेंट यहाँ होगा। ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए होंगे। क्या लिखे हुए होंगे? नंबर। तो ये जो नंबर हैं, अब देखिए ये जो नंबर हैं, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 7 9। अभी मैंने आपको बिंदी बना के समझा दिया है। तो ये जो है, ये इस तरीके से जो लाइन जा रही है, ये इन्हें बोलते हैं बच्चों पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति है, यानी रो है। पंक्ति को क्या बोलते हैं हम? रो। और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम्स। तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। 4 रो हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। तो कितनी रो है? ये पहली रो है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे R1। R1 क्यों? क्योंकि पहली रो है, R1, रो 1। ये दूसरी रो है, इसको कहते हैं दूसरी रो, इसे बोलेंगे हम R2। ये तीसरी रो है तो इसे बोलेंगे हम R3, और ये चौथी रो है तो इसे बोलेंगे हम R4, ठीक है। तो इस तरीके से तो लेटी हुई लाइन होती हैं, लेटी हुई लाइन जो होती हैं, क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? रो बोलते हैं। और जो लाइनें खड़ी होती हैं, स्तंभ, स्तंभ मतलब खंबा, जैसे ना खंबा खड़ा होता है वैसे ही स्तंभ होता है। स्तंभ कैसे होता है? स्तंभ ऐसे तो बड़ा नहीं होता है, स्तंभ खड़ा हुआ होता है, जमीन में गड़ा हुआ होता है स्तंभ। इसी टाइप से स्तंभ टाइप की जो लाइन होंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? जो स्तंभ बोलेंगे उन लाइनों को। अब स्तंभ कैसे होते हैं? देखिए इस तरीके से, यूं, ये मान लीजिए स्तंभ, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ है, इसलिए हमसे बोलेंगे C1, क्योंकि कॉलम 1 पहला स्तंभ। इसको हम बोलेंगे दूसरा स्तंभ यानी C2, और इसे हम बोलेंगे तीसरा स्तंभ यानी C3, ठीक है। तो आप समझ गए किसी भी आव्यूह के अंदर जो है पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं वो किस तरीके से मैनेज होते हैं। क्लियर हो गए ना? हर चीज़ 101% क्लियर होगी। बस वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से लेके लास्ट तक, विदाउट एनी स्कीपिंग, ठीक है। स्कीप नहीं करना है आपको। तो समझ में आ गया? यहाँ पर ये 1 2 3 4 रो हैं, 4 पंक्तियाँ हैं। किसी में 3 पंक्तियाँ भी हो सकती हैं, किसी में 2 भी हो सकती हैं, किसी में 5 भी हो सकती हैं। ऐसी स्तंभ 1 2 3 स्तंभ में, किसी में 4 भी स्तंभ हो सकते हैं, 5 भी स्तंभ हो सकते हैं। तो कुल मिला के किसी भी आव्यूह के अंदर स्तंभ किस तरीके से होंगे आप समझ गए। तो इन्हें तो बोलेंगे पंक्ति, ये जो लाइन है इन्हें बोलते हैं पंक्ति, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इन्हें बोलते हैं स्तंभ। और ये जो पंक्ति है ये किन से मिलकर बनी हुई है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 एलिमेंट हैं। ये इन 3 नंबरों से मिलकर ये लाइन बनी है। तो इन 3 नंबरों को ही हम बोलते हैं आव्यूह के अवयव। ये आव्यूह का अवयव है। यहाँ लिखा होगा नंबर, वो भी आव्यूह का अवयव होगा। यहाँ लिखा होगा जो भी नंबर, वो भी इसी आव्यूह का अवयव होगा। ऐसे यहाँ कुछ नंबर लिखे होंगे। तो ये सभी अवयव जो होते हैं, ये जो सभी नंबर होते हैं इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये एक जो है आव्यूह है, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं। ये मान लीजिए B बराबर है, और इसके अंदर एलिमेंट जैसे मान लीजिए आपने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसमें ये पहली लाइन है, ये पहली पंक्ति है, तो इसलिए इसे बोलेंगे R1। ये दूसरी पंक्ति है, इसे बोलेंगे R2। ये तीसरी पंक्ति है, इसे बोलेंगे R3। ऐसी बात करें कॉलम यानी स्तंभों की, तो ये जो खड़ी हुई लाइन है, ये पहली लाइन खड़ी हुई है, इसे बोलेंगे पहला स्तंभ यानी कॉलम 1। ये दूसरा स्तंभ है यानी कॉलम 2। ये तीसरा स्तंभ है यानी कॉलम 3, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति होती है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति। ऐसी और भी पंक्ति होंगी तो उन्हें और नाम देंगे। ऐसे ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। बस ध्यान रखिएगा जो लाइन पड़ी हुई है
उसे पंक्ति बोला जाता है यानी रो बोला जाता है, और जो लाइंस खड़ी हुई हैं उन्हें स्तंभ बोला जाता है यानी कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह के अंदर पंक्तियों और स्तंभ किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं ये आप समझ गए। ठीक है, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हें बोलेंगे हम अवयव। ये क्या है? एलिमेंट। ये 1 क्या है? इस आव्यूह का अवयव है। 5 क्या है? अवयव है। 3 क्या है? अवयव है। 7 क्या है? अवयव है। ये जितने भी नंबर इस आव्यूह के अंदर लिखे हैं ये सभी इस आव्यूह के अवयव हैं, एलिमेंट हैं। और इन अवयवों से मिलकर ये जो पड़ी हुई लाइन बनी है इसे बोलते हैं पंक्ति, पहली पंक्ति। इन अवयवों से मिलकर दूसरी लाइन बनी है, दूसरी पंक्ति। इन अवयवों से मिलकर तीसरी लाइन मिली है, तीसरी पंक्ति। ऐसे इन 3 अवयवों से मिलकर पहला स्तंभ बना है तो इसलिए C1। इन 3 अवयवों से मिलकर दूसरा स्तंभ बना है, इन 3 अवयवों से मिलकर चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ बना है। ठीक है, तो इस तरीके से पंक्ति और स्तंभ समझ गए आप क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस आव्यूह का क्रम क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? क्रम। आव्यूह के क्रम का बहुत महत्व है। यहाँ पर लिखेंगे हम आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है आव्यूह का? तो देखिए पंक्ति और स्तंभों को गुणा करके लिख दो, वही इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसके अंदर ये मान लीजिए पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, ये पांचवा स्तंभ में। तो अगर मैं बात करूँ इसमें कितनी पंक्तियां हैं तो देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो 4 पंक्तियां हैं तो 4 गुणा कितने स्तंभ में? 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ में तो 5। 4 गुणा 5, पहले हमेशा पंक्ति लिखी जाएंगी बाद में स्तंभ। तो 4 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ में, तो इस आव्यूह का क्रम कितना हो गया? 4 × 5 हो गया। क्या हो गया? 4 × 5। ठीक है, ऐसी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस आव्यूह का क्रम कितना है? तो कितनी इसमें वो है पंक्ति, पहले काउंट करेंगे पंक्तियों को। 1 2 3 4, 4 पंक्ति हैं और स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ में। तो इसका क्रम कितना हो गया? 4 × 3। 4 3 12 मत कर दीजिएगा, 4 × 3 ही रहना देना है। गुणा करके तो नंबर मिलेगा एक, वो क्रम नहीं होगा, वो तो एलिमेंटों की संख्या होगी जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो क्रम क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ। तो क्रम क्या होता है? क्रम होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्ति इंटू स्तंभों की संख्या। ठीक है, पंक्ति इंटू स्तंभ, ये होता है क्रम। अब पंक्ति को हम क्या लिखते हैं? पंक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रो, तो R × C भी कह सकते हैं हम इसे। भाई R × C, क्रम क्या होता है? R × C भी बोल सकते हैं इसे, R × C। R × C क्यों? R मीन्स रो और C मीन्स कॉलम, इसलिए हम R × रो बोल रहे हैं। कई किताबों में R × C ना होकर M × N भी होता है। क्या होता है? M × N। तो इसको या M × N भी बोल देते हैं, और मोस्टली NCERT में आपको M × N ही मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे R × C है, R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम। तो जो इनकी फुल फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लेटर ले लिए हैं, लेकिन M × N भी यही चीज़ होगा। M का मतलब फिर होगा आपका पंक्ति यानी रो, और N का मतलब होगा स्तंभ। बस आपको ये ध्यान रखना है। कुल मिला के जो पहले नंबर पे लिखा है वो पंक्ति ही है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो स्तंभ है। क्लियर? तो इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का? तो ऑर्डर हुआ रो इंटू कॉलम, इसको बोलते हैं ऑर्डर। गुणा करके जो फाइनल आंसर है वो नहीं लिखना है, सिर्फ गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी रो थी? इसमें 4 रो थी और 5 कॉलम थे, तो 4 × 5 का क्या हो गया? हो गया क्रम, हो गया ऑर्डर हो गया। ठीक है, पूछते हैं सवाल में कि ये एक आव्यूह बना के दे देंगे, पूछेंगे कितने इस आव्यूह का जो है क्रम कितना है, ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, सवाल पूछा गया है 1 नंबर में। ठीक है, तो ऐसे ही आपने यहाँ पहचाना, जितनी भी रो हैं वो लिख दो, इनटू जितने भी कॉलम हैं वो लिख दो, वही उसका क्रम है। अब कभी कभी ये भी पूछता है कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या,
संख्या कैसे पहचानेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कुछ नहीं करना, आपको एलिमेंट निकालने किसी भी आप व्यू के, तो जो भी आपका क्रम है उसका गुणा करके एक फाइनल आंसर लेके आइए। भाई क्रम में क्या करते थे, गुणा का निशान लगा के छोड़ देते थे, गुणा नहीं करते थे। बट आपको अगर अवयवों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको जो ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फाइनली मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, आप व्यू के अवयवों की संख्या होगी। तो आप व्यू के अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, पंक्ति इनटू स्तंभ। बस यहाँ करते क्या है, यहाँ इनका गुणा करके फाइनल आंसर लेकर आते हैं। जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि इसमें कितने अवयव हैं टोटल, तो आप बिना गिने आराम से बता सकते हैं। अगर आपको इस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या पता है और कॉलमों की संख्या पता है, तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां टोटल, तो 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, और गुणा 1 2 3, 3 ही स्तंभ में, तो 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। तो 9 अवयव हो गए इसमें। कितने हो गए? 9। कुल 9 अवयव हो गए इसमें। तो कैसे पहचाना? पंक्ति और स्तंभों का गुणा करके, यानी गुणनफल निकाला हमने, पंक्ति और स्तंभों का गुणनफल निकाला, जो भी आया वही नंबर ऑफ एलिमेंट है आव्यूह के मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? पहले सिंबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? ऐसा मैथमेटिकल सिंबल जिसके अंदर रो और कॉलम को अरेंज किया जाता है। ठीक है, उसी मैथमेटिकल सिंबल को हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। अब बात करें कि आव्यूह को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से, और आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर छोटे अवयव भी आ सकते हैं, या 1 2 3 कोई अदर नंबर भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। ये मान ली A B C D E F ऐसे करके, तो ये भी एक आव्यूह है। ठीक है, इसका क्रम कितना है? 2 रो हैं इसमें, और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3। अवयवों की संख्या पूछे तो इनका गुणा कर दो, 2 3 6 इसमें टोटल अवयव होंगे। तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है अवयवों की, और रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट है मैट्रिक्स के। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, आव्यूह का क्रम। तो पंक्ति गुणा स्तंभ, किसी भी आव्यूह में जितनी पंक्ति हैं इनटू जितने स्तंभ हैं वो लिख दो, बस वही उसका क्रम है। आप फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि आव्यूह में कुल अवयव कैसे निकालते हैं, तो पंक्ति और स्तंभों का गुणनफल निकालो। गुणनफल जो भी आएगा, गुणा करके फाइनल जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी। चलिए अब बढ़ेंगे इसके बाद आगे। अब देखिए आव्यूह को एक चीज से और रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? आइए समझते हैं। आव्यूह को A बराबर, जैसे यहां लिख दिया AIJ से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी आव्यूह को इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब ये क्या है? A मीन्स एलिमेंट, और I और J किसको बता रहे हैं? I बता रहा है पंक्ति को, और J बता रहा है कॉलम को, और A इसका प्रदर्शित करने वाला चिन्ह हो गया, और ये इसका प्रतीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? I क्या है? I मीन्स होता है बच्चों पंक्ति, पंक्ति, पंक्तियों की संख्या, और J क्या होता है? J बताता है बच्चों स्तंभ को, स्तंभों की संख्या। तो अगर आपको सवाल में मोस्टली एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा I और J लिखा है, तो I मीन्स होगा पंक्ति और J मीन्स होगा कॉलम। ठीक है, क्लियर? अगर आपको ऐसा करके लिख दिया, मान लीजिए एक आव्यूह दे दिया A बराबर AIJ, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 5 गुणा 3, तो इसका मतलब ये है जो I की वैल्यू है वो 5 है और जो J की वैल्यू है वो 3 है, यानी 5 पंक्तियां हैं इसमें और 3 स्तंभ हैं। तो ये I और J जो होते हैं ये पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार।
तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में। अब आव्यूह कितने प्रकार का होता है उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ अपने आप में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और फिर ये पूछेगा कि ये आव्यूह कौन सा आव्यूह है, ये आव्यूह कौन सा आव्यूह है ये बताइए, ठीक है। तो इसके टाइप होते हैं लगभग 5-6 टाइप हैं, आप वो ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए पहला क्या प्रकार होता है आव्यूह का, पहला टाइप का, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पर पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह क्या होता है अब इसको समझ लीजिए आप। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। समझ लीजिए यहां पर, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए बराबर एक आव्यूह दे दिया, आव्यूह का चिन्ह लगाएंगे 1 2 3, ये एक आव्यूह है, ठीक है। आव्यूह है या नहीं है, क्यों? क्योंकि आव्यूह का चिन्ह लगा है और उसके अंदर एक पंक्ति है। देखो ये एक पंक्ति है R1, सिर्फ एक ही तो पंक्ति है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभों से मतलब नहीं है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। एक आव्यूह में अगर एक पंक्ति है और स्तंभ चाहे कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक पंक्ति आव्यूह है, एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही तो पंक्ति है, देखो एक पंक्ति है। कॉलम कितने हैं, अगर ये पूछे कॉलम कितने हैं इसमें, तो कॉलम 1 2 3 कॉलम है। लेकिन यहाँ कॉलम से मतलब नहीं है, क्योंकि नाम से इंडिकेट हो रहा है पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं या आप इसे ऐसे ले सकते हैं ABC, ये भी एक पंक्ति आव्यूह है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही रो आ रहा है, पहला एक ही रो है। ऐसी अगर हम बात करें, दूसरा होता है आपका स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमन मैट्रिक्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अभी कॉलमन मैट्रिक्स क्या होता है इसे समझिए। कॉलम नाम से इंडिकेट हो रहा है, जब पंक्ति का मतलब क्या था, पंक्ति आव्यूह मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो, और स्तंभ आव्यूह मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे ए बराबर मान लीजिए 5 7 9, तो ये क्या है, एक आव्यूह है। लेकिन कैसा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो देखो एक ही तो स्तंभ है, अब रो कितनी है, पंक्ति कितनी होंगी, इसमें पंक्ति कितनी भी हो सकती हैं, पंक्ति से मतलब नहीं है। जब स्तंभ आव्यूह की बात चल रही है तो पंक्ति से मतलब नहीं है, और जब पंक्ति आव्यूह की बात चल रही है तो स्तंभ से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही है स्तंभ आव्यूह, एक ही स्तंभ है, इसमें सिर्फ एक स्तंभ है C1, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे स्तंभ आव्यूह बोल रहे हैं। अगर हाँ ये पूछे तो पंक्ति कितनी है इसमें, तो 1 2 3 पंक्ति दिख रही हैं, होने को ज़्यादा भी पंक्ति हो सकती हैं, बट स्तंभ एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। या फिर ये भी हो सकता है एग्जाम्पल इसका ABC, इसमें भी क्या है, एक ही स्तंभ है, ठीक है। तो ये एक स्तंभ आव्यूह है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आएगा आपका स्तंभ आव्यूह के बाद तीसरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। या इसे हम ये भी बोल सकते हैं आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह एक ही बात है, आयताकार आव्यूह। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका नाम आयताकार आव्यूह है या क्षैतिज आव्यूह बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिखूंगा फिर से मैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। स्तंभों की संख्या से कम हो। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, आपका आयताकार आव्यूह कहलाता है। अब एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देंगे। जैसे मान लीजिए ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है, इसके अंदर जो रो हैं 1 2 3 4 5 6 सिर्फ यहाँ छोड़ दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तो कम होगी, किससे? स्तंभों से। यानी अगर पंक्तियों की संख्या गिने और स्तंभों की संख्या गिने तो पंक्तियों की संख्या कम होगी स्तंभों की संख्या से, यानी स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी। चाहे एक ही ज़्यादा क्यों ना हो, कुल मिला के ज़्यादा होनी चाहिए स्तंभों की संख्या और पंक्ति की संख्या कम होनी चाहिए। तो वो एक क्षैतिज आव्यूह होगा, आयताकार आव्यूह होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो ये पहला R1, ये दूसरा रो है तो R2। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। तो इसमें 2 रो हैं लेकिन 3 कॉलम है, तो कॉलम ज़्यादा है ना। और यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा हो, या ये भी कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप बात करें इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, चौथा। यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब चौथा आएगा आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, अब इसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्यों कहते हैं? तो देखिए, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा हो। पीछे क्या थी, वहाँ पंक्तियों की संख्या कम थी स्तंभों से, बट यहाँ पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी स्तंभों से। ठीक है, आपके यहाँ उल्टा चक्कर हो गया है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, क्या कहलाएगा? जो है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 4 6 7 8 9। ठीक है, और भी दे सकते हैं आप इसमें इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं तो देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 4 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या है, ज़्यादा है। यानी यहाँ पर जो रो हैं वो ज़्यादा हैं किससे, कॉलम से। और इससे पिछले सवाल में क्या था, इससे पिछले सवाल में क्या, पिछली डेफिनेशन में क्या था, वहाँ रो की संख्या कम थी स्तंभों से, बट यहाँ रो की संख्या ज़्यादा है स्तंभों से। क्लियर? तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो
किससे? स्तंभों से। आपका क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आएगा आपका फिफ्थ वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये वर्ग आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो, उसी को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, समान हो, क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। भाई पंक्ति और स्तंभ आपस में समान होंगे तभी तो वर्ग जैसी आकृति बनेगी। स्क्वायर आप तो आपने पढ़ाई होगा ना क्लास 7th 8th 9th में। ठीक, स्क्वायर से आप लोग परिचित होंगे। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे? बराबर। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 2 1 0 -1 3 2 कुछ भी ले लीजिए। कुल मिला के देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रो, तो ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। कॉलम की तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 3। तो रो और कॉलम क्या है? यहाँ पे समान है। R बराबर है C के या M बराबर है N के, बात तो एक ही है ना। ठीक है, या I बराबर J कह सकते हैं। भाई ये R बोल दो, पंक्ति को R से भी लिखते हैं, M से लिखते हैं, I से भी, और कॉलम को C से भी, N से भी, J से भी, किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ क्या है? आपस में बराबर है। तो ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्लियर हो गया। इसके बाद आएगा आपका 6 इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या इकाई तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसके कई नाम है, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कैसा होता है? तो ये एक वर्ग आव्यूह होता है। ये शर्तें ध्यान रखिएगा। ये जो इकाई आव्यूह है, ये पहली बात तो ये वर्ग होगा जरूर। तो इसकी डेफिनेशन में ये शब्द जरूर आएगा, क्या? कि ऐसा वर्ग आव्यूह, यहां लिखूंगा मैं डेफिनेशन, ऐसा वर्ग आव्यूह। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वर्ग, ये आव्यूह जब भी होगा, इकाई आव्यूह जब भी होगा, पहले तो वो वर्ग होना चाहिए, यानी रो और कॉलमों की संख्या उसमें समान होनी चाहिए। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल्स, मुख्य विकर्ण को छोड़कर मुख्य विकर्ण या फिर जैसे मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को हम इकाई तत्समक आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, जब भी इकाई आव्यूह की बात होगी, यूनिट मैट्रिक्स की बात होगी, तो पहले तो वो वर्ग होना चाहिए, यानी उसमें रो और कॉलमों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर रो और कॉलमों की संख्या समान है तो फिर आगे क्या चेक करेंगे कि उसका जो मुख्य विकर्ण है उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? 1। मुख्य विकर्ण में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सब 1 होने चाहिए, और उनके अलावा जितने भी और एलिमेंट बचे आसपास वो सब 0 होने चाहिए। तो इसे बोलेंगे हम इकाई आव्यूह। तो ये शर्तों का पालन होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है ऊपर, तो अभी हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा ऊपर इकाई आव्यूह का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने हम, इकाई आव्यूह बहुत ज़्यादा, और चैप्टर में बहुत ही यूज है इसका। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। इकाई आव्यूह को देखिए, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे पहली शर्त तो ये वर्ग आव्यूह होगा, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए। कैसे? देखो ये, और शेष सभी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लीजिएगा, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A बराबर बोल दो या I भी लिख सकते हैं, I बराबर। तो इसमें देखिए ये जो है ये होता है बच्चों मुख्य विकर्ण। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण में जितने भी अवयव आ रहे हैं सभी क्या होने चाहिए? 1। देखो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? 1 है। शेष सभी अवयव, जो बचे हुए सभी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, शेष सभी अवयव 0 हों। तो इसको छोड़ के बाकी ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं और नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सभी 0 हैं, और ये वर्ग होना चाहिए। तो ये वर्ग भी है, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 ही रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है, तो तीनों शर्तों का पालन हो रहा है। पहले तो ये वर्ग है, दूसरा मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है, तीसरा बाकी के शेष सभी अवयव 0 है, तो तीनों का पालन हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक इकाई आव्यूह है। ध्यान रखिएगा 1 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर ये इकाई आव्यूह नहीं होगा। इन शर्तों का विशेषकर पालन होना चाहिए। इसका क्रम की अगर हम बात करें, क्रम कितने? 1 2 3 रो 3 ही कॉलम, तो 3 गुणा 3 इसका क्या है? क्रम है। 4 गुणा 4 का भी बन सकता है। कैसे? देखो ऐसे, I बराबर 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 0 1, ये इस तरीके से। तो इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 1 होना चाहिए, और बाकी सभी अवयव नीचे ऊपर देखें तो 0 बन रहे हैं। तो ये क्या है? इकाई आव्यूह। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला आएगा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अभी अदिश आव्यूह कौन सा होता है? तो अदिश आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह ही होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा बाकी के शेष सभी अवयव 0 हो। ठीक है। ऐसा वर्ग आव्यूह, ये सभी वर्ग होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके से ये मान लीजिए, पहले तो ये वर्ग होना चाहिए, और ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो इसकी शर्त क्या है कि जो मुख्य विकर्ण में, यानी जो अग्रिम विकर्ण है, इसे हम क्या बोलते हैं? अग्रिम विकर्ण, या प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोलते हैं, या मुख्य विकर्ण भी बोलते हैं। तो मुख्य विकर्ण का जो प्रत्येक अवयव है वो समान हो, कुछ भी हो चाहे, लेकिन हो समान, और बाकी के जितने भी अवयव हैं वो सब 0 होने चाहिए। तो अगर हम बात करें ये, इसमें क्या था? इसमें मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नंबर ही ना हो। लेकिन यहाँ पर और नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी नंबर है फिर वही हो। और अब ये तीनों नंबर अगर यहाँ पे लिखे, तीनों नंबर सेम होने चाहिए। अब ये 5 5 5 भी हो सकता है, आपको हो सकता है यहाँ पे 3 3 कर दो, 3 3 भी कर सकते हैं, 10 10 10 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 0 हों, और ये वर्ग हो, यानी रो और कॉलमों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलेंगे। क्लियर? अदिश आव्यूह। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? सेम है, समान होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और बाकी के जो एलिमेंट हैं आसपास के वो सभी 0 हैं, और ये वर्ग आव्यूह भी है। क्यों? क्योंकि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो 3 शर्तों का पालन हो रहा है इसमें भी। क्या? वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, समान है, शेष सभी अवयव 0 होना चाहिए, 0 है। ठीक है। और हम ये कहें क्या ये भी एक अदिश आव्यूह होगा? तो होगा, क्योंकि अदिश आव्यूह की शर्त क्या है? वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हो समान, तो समान ही तो है, और शेष सभी अवयव 0 हो, शेष सभी 0 हैं। तो हम अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं, लेकिन इकाई आव्यूह को हम
अधिशाब्यू भी कह सकते हैं, लेकिन अधिशाब्यू को इकाई आब्यू नहीं कह सकते, क्योंकि इकाई आब्यू में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन हो, वन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। बट यहाँ वन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, बट हो सेम। ठीक है, तो अधिशाब्यू समझ गए। इसके बाद आप आएगा आपका 8वां विकर्ण आब्यू। विकर्ण आब्यू, विकर्ण आब्यू डायगोनल मैट्रिक्स। और विकर्ण आब्यू क्या होता है? तो ये जो 3 डेफिनेशन है 6, 7 और 8, इन 3 डेफिनेशनों को आपको ध्यान से समझना, कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन है ये। ठीक है, क्या होती है ये विकर्ण आब्यू? क्या कहता है? ऐसा वर्ग आब्यू, ये तीनों पहले तो वर्ग हैं, ऐसा वर्ग आब्यू जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। यानी मुख्य विकर्ण को छोड़ दो और बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 0 होने चाहिए, तो हम इसे बोलेंगे विकर्ण आब्यू। और अब इसमें क्या है, देखिए एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए कुछ इस तरीके से होगा इसका एग्जाम्पल। पहले तो ये वर्ग आब्यू होना चाहिए और मुख्य विकर्ण को छोड़ दो, बाकी सब क्या हो? 0 हो। अब देखिए यहां पर क्या है, पहले बात करें इकाई आब्यू में, इकाई आब्यू में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। अदिश आब्यू में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। और जबकि विकर्ण आब्यू में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव अलग अलग भी हो सकता है, बट शून्य ना हो। यानी इसको छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, और मुख्य विकर्ण का जो है मुख्य विकर्ण का जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन्हें छोड़कर बाकी के सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन तीनों में एक चीज समान है, क्या? कि तीनों वर्ग आब्यू हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट 0 हैं तीनों में, लेकिन एक चीज तीनों में अलग अलग है, क्या? इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है, इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कुछ भी हो सकता है लेकिन हो समान, और इसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन 0 ना हो, बाकी सभी 0 हो। तो ये क्या है? एक विकर्ण आब्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 8 टाइप के विकर्ण आब्यू पढ़े, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 2 टाइप के आब्यू और बचते हैं, उन्हें और समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इन सब से अलग हैं। तो आपने एग्जाम्पल्स को समझा और थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को एक बार रिपीट मार लीजिएगा, 101% चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद 2 टाइप के त्रिभुज और हैं। अब एक होता है त्रिभुज के आकार का आब्यू। ठीक है, त्रिभुजीय आब्यू क्या होते हैं? त्रिभुजीय आब्यू, ये 2 टाइप के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है? ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू ऐसा वर्ग आब्यू जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू, हम लिख देता हूं, ऐसा वर्ग आब्यू जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो क्या कहलाएगा? ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक आब्यू है और ये वर्ग आब्यू होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए 5 4 6 0 9 2 0 3 1, तो मुख्य विकर्ण क्या है इसका? ये है। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के, यहां 0 कर लो, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, उसे बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू। ऊपरी मतलब ऊपर, तो ऊपर वाले नहीं होंगे, नीचे वाले शून्य होंगे, उल्टा चक्कर है। और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजीय आब्यू। निम्न त्रिभुजीय आब्यू, अभी निम्न त्रिभुजीय आब्यू क्या होता है? ऐसा वर्ग आब्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, इसमें ऊपर के शून्य होंगे। तो ऐसा
वर्ग आव्यूह, लेकिन होगा वर्ग ही, ध्यान रखिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये है 5,0,6,3,0,2,1,3। ठीक है, ये है, तो मुख्य विकर्ण क्या हो गया, ये हो गया, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हों उसे बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, आव्यूह की समानता के बारे में और समझ लीजिए। आपकी पहली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, और आप फिर एक्सरसाइज 3.1 में एक भी सवाल का एक भी पॉइंट परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की समानता यानी दो आव्यूह आपस में समान कब होते हैं, तो उसकी दो शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त, दोनों आव्यूहों का पहला तो क्रम समान हो, और दूसरा दोनों आव्यूहों के संगत अवयव समान हो। अगर कोई दो आव्यूह हमें दे रखे हैं, अगर दोनों आव्यूहों में इन दोनों शर्तों का पालन हो रहा है तो वो दोनों आव्यूह आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, दोनों आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह दे रखा है, तो यहाँ पर हमने लिखा A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये एक आव्यूह है। ठीक है, तो इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है 2 गुणा 2। ठीक है, तो पहला शर्त क्या है, दोनों का क्रम समान होना चाहिए, और एक आव्यूह हमें दे रखा है B बराबर। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे A B C D, तो इसका क्रम कितना है, 2 गुणा 2। तो पहला शर्त इन दोनों के क्रम समान है। ठीक है, दूसरी चीज, एक शर्त का तो पालन हो रहा है कि दोनों के क्रम समान है, और दूसरा एग्जाम्पल, दोनों के संगत अवयव समान होनी चाहिए, संगत अवयव समान होना चाहिए। यानी अगर A11 बराबर है A के और A12 बराबर होना चाहिए B के, यानी A11 बराबर होना चाहिए A के, A12 भाई संगत अवयव किन्हें बोलते हैं, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तो ये संगत अवयव है। इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, ये संगत है। ये तीसरा एलिमेंट, ये संगत है। चौथा एलिमेंट संगत है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं संगत अवयव। तो A11 बराबर होना चाहिए A के, A12 बराबर होना चाहिए B के, A21 किसके बराबर होना चाहिए, C के, और A22 किसके बराबर होना चाहिए, D के। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि ये इनके जो है संगत अवयव भी समान है। या फिर एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए A बराबर आपको एक आव्यूह दे रखा है 4 3 5 2 7 1। ठीक है, ये एक आव्यूह है, इसका क्रम कितना है, 2 गुणा 2, और एक आव्यूह आपको B दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, B। ये क्या है, 8 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2। अब इसका क्रम कितना है, 1 2 रो हैं इसमें, और 1 2 3 कॉलम है। इसका क्रम हमने गलत लिख दिया, 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो पहली शर्त क्रम समान, ये क्रम समान है, 2 गुणा 3। दूसरी शर्त क्या है, संगत अवयव बराबर होना चाहिए। संगत अवयव क्या होते हैं भाई, ये पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, इसकी भी पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, ये है संगत अवयव। पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, इन्हें बोलते हैं संगत अवयव। ऐसे दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, ये संगत अवयव है। ये समान होने चाहिए, तो ये समान है, तो देखो कैसे, यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी तो ये 4 ही है,
भाई 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या, 2 चौक 8। फाइनल इसे सॉल्व करके आएगा तो 4 ही ना, तो ये इसके बराबर है 4 4, यहाँ 3 है तो यहाँ भी देखो 3 आएगा, 2 3 6, काट के 3 ही तो आएगा, तो ये भी समान है। 2 पंचे 10, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, काट के 2 दूनी 4, यहाँ भी 2, 2 सत्ते, यहाँ भी 7, 2 से 2 कटेगा एक बार, यहाँ 1। तो संगत अवयव भी बराबर हैं और क्रम भी समान है। तो अगर दो अवयव हमें बराबर करने हैं तो आपको ये ध्यान रखिएगा, आप उनके पहले तो क्रम समान होने चाहिए और दूसरी शर्त संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए, तब जाके वो अवयव आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। अगर सवाल में ये कहा है कि दो अवयव बराबर हैं, यानी हमें कह रखा है कि दोनों अवयव बराबर हैं, भैया दो अवयव बराबर हैं तो संगत अवयव उनके अपने आप बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो शर्तें हैं। अगर इन दो शर्तों में से एक शर्त पूरी हो रही दूसरी अपने आप हो जाएगी, चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पहली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आई तो एक बार वीडियो को रिपीट मार लीजिएगा, 101% क्लियर होगा। और वीडियो को जिन लोगों ने अभी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करके जरूर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।